नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पे। आज हम यहाँ पे यूपी पुलिस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल विधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इसमें शुरुआत करेंगे। जैसे कि मूल विधि वो चीज़ है जैसे कोई कानून बनाया जाए, है ना, जैसे कोई नियम बनाया जाए। जैसे हमारे घर में एक नियम बनाया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स को फॉलो करके हमारे घर में हर एक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। वैसे ऑफिस में जाते हैं, वहाँ एक नियम कानून बनाया जाता है। वैसे ही हमारे देश की समाज को नियंत्रित करने के लिए और उनको एक रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत वो रहकर काम करें, कुछ ऐसा गलत काम ना करें। और अगर वो उन नियम और कानून का उल्लंघन करेंगे तो फिर उनको सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो देखते हैं भारत में कानून। भारत में कानून भारत में कानून जो है किस हिसाब से बनाए गए, दो तरीके से बनाए गए हैं। एक कानून है संपत्ति के मामले में, है ना, यानी सिविल मामले। कौन से? सिविल मामले। दूसरे हैं आपराधिक मामले, है ना, क्रिमिनल लॉ है बनाए, जो क्रिमिनल लॉ बनाए गए क्राइम से रिलेटेड, है ना, क्राइम से रिलेटेड। तो किसके तहत हमें कहाँ पे जाना चाहिए न्याय मांगने के लिए, वो बातें हम इसमें करेंगे। संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है, कैश से रिलेटेड हो सकता है, और ज़मीन से जो विवाद होते हैं जुड़े, वो किस में आते हैं? सिविल में आते हैं, सिविल मामलों में आते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को ऑफिस में रख रहे हैं, या अपनी कंपनी के लिए गोदाम या जगह जो है लीज पे लिए, मान लो एक छोटा सा अमाउंट लेके चलते हैं, 5,000 पे लिए। तो अगर वो व्यक्ति आपको अमाउंट नहीं पे कर रहा है, या आपको अमाउंट दे नहीं रहा, या आप उसको अमाउंट नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, जिससे आपने किराए पे लिया, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? कोर्ट में जाएगा। तो ये क्या होता है? ये सिविल मामला होता है। क्या होता है? सिविल मामले हो जाते हैं। और अपराध में क्या आ जाता है? कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे, जैसे मर्डर वगैरह कर दे, मारपीट कर दे, छीना झपटी कर दे, ठीक है ना, तो वो सब क्राइम के मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं। कहाँ जाते हैं? पुलिस में जाते हैं, एफआईआर के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बड़े होते हैं, ठीक है ना, बड़े लॉ यानी मेजर लॉ होते हैं, और कुछ होते हैं माइनर, मतलब छोटे अपराध होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो छोटे अपराध होते हैं उसमें क्या होता है, और बड़े अपराध क्या होते हैं उसमें क्या होता है। छोटे अपराध आईपीसी धारा यानी इंडियन पिनल कोड एक्ट के तहत, है ना, जिसमें धाराएं लग जाती हैं, इंडियन पिनल कोड के तहत इनका निपटारा किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भारतीय आचार दंड संहिता। भारतीय आचार दंड संहिता। भारतीय आचार दंड संहिता, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता कहते हैं, वो तो सीआरपीसी हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता कहेंगे। और दूसरा होता है, इसमें हम सुनते हैं एससी एसटी एक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। माइनर में घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण, एनडीपीएस एक्ट के तहत, ठीक है ना। ये कहाँ पे आते हैं? माइनर एक्ट में आते हैं। और अब हम जानने की कोशिश करते हैं, और एक हम बता रहे थे ना सीआरपीसी होता है, जिसको बोलते हैं भारतीय आचार दंड संहिता। भारतीय आचार दंड संहिता। तो इसमें क्या होता है, इसका जो 1 अप्रैल 1973 में इसका गठन हुआ था। इसमें कितने अध्याय हैं?
37 अध्याय हैं और 484 धारा और 2 अनुसूची है। क्या है? 2 अनुसूची है। और इसमें हम इसको 2 तरीके से इसमें लिखा गया है। एक अपराध का वर्गीकरण बताया गया है इसमें कि अपराध किस कैटेगरी का है ना, ये किस में डिफाइन किया गया? सीआरपीसी एक्ट में वर्गीकरण, अपराध का वर्गीकरण किया गया। और दूसरा क्या है? प्रारूप। क्या है? प्रारूप। किसका? फॉर्म। कौन सा, क्या नियम होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कैसे कैसे मतलब आप प्रोसीजर को करेंगे, तो वो सीआरपीसी एक्ट में बताया गया। तो इसके पहले हम चलते हैं भारतीय दंड संहिता में, ठीक है ना, आईपीसी, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल इसमें इतनी जानकारी रखते हैं। भारतीय दंड संहिता में मैंने बताया था एक गंभीर मामला होता है और एक कम सीरियस मामला होता है, कम गंभीर होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, एक संज्ञेय अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञेय अपराध बोलते हैं। और एक को असंज्ञेय अपराध बोलेंगे, असंज्ञेय अपराध। जब संज्ञेय अपराध यानी कठिन गंभीर आरोप रहेगा तो क्या होगा, पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या अब उसके लिए एफआईआर लाने जाएगा? नहीं, उसको डायरेक्ट एफआईआर मतलब रजिस्टर होगी और तुरंत पकड़ा जाएगा, वहाँ कोर्ट के पास उसको नहीं लेने जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कोर्ट जो है वारंट इशू करेगा, ठीक है ना, कम गंभीर असंज्ञेय अपराध में कोर्ट वारंट इशू करेगा तो फिर इसको पकड़धर होगी। और एफआईआर में जो होती है पुलिस करती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, इसके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करती है। एक पेज है, वही एक एफआईआर का एप्लीकेशन लिख के देते हैं और चौकी में जाने के बाद उसके स्टैम्प लगा दे, वो हो गया कि आपने एफआईआर कर दिया गया। और जब कम असंज्ञेय अपराध रहता तो एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और असंज्ञेय अपराध में क्या कहेगा? जाओ सबूत लेके आओ। क्या कहेगा? सबूत लेकर आओ। सबूत लाओगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दोनों में काम होता है, संज्ञेय में और असंज्ञेय में। तो इसके बाद देखते हैं आईपीसी पे आते हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये था एक बेसिक थोड़ी सी जानकारी की लॉ क्या है और लॉ से हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय दंड संहिता कहा जाता है 1860 को, है ना। भारतीय दंड विधान भी बोलते हैं इसको, भारतीय दंड विधान। तो हम पहले भारतीय दंड विधान को ही पढ़ रहे हैं, 1860 को, ठीक है ना, इसी को पढ़ रहे हैं और इसी के बारे में जानकारी करते हैं। तो स्टीफन हुए थे, क्या हुए थे? स्टीफन। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? इन्होंने इसके बारे में कहा, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। कह रहा ऐसा अपराध, ऐसा काम किया जाए जो किसके? समाज के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध हो? समाज के नियमों, समाज के विरुद्ध हो और कानून के नियमों के खिलाफ हो और जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो? हानि हो। तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति भारतीय दंड विधान के अनुसार दंड का पात्र है। इसी तरह केनी हुए थे। केनी ने क्या कहा? आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, एक पुस्तक लिखी, ये ऐसे पेपर में आ सकता है केनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इस पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइंस ऑफ, इसको ऐसे हिंदी में ही लिख लो क्रिमिनल लॉ, तभी वही नाम होगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, पढ़ना, थोड़ा सा कानून की जो बातें होती हैं थोड़ा पेचीदा होती हैं, तो समझने के लिए इसको समय चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। कह रहा अपराध ऐसा भी दोष है, अपराध कोई व्यक्ति अगर दोष कर देता, अपराध कर दिया था, तो जिसको क्या है,
एक ही मूल है क्या, कि उसको दंड दिया जाए। क्या दिया जाए? दंड दिया जाए। किसने कहा भाई? इन्होंने अपनी बुक में लिखा है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाए, और वो किसी ऐसे अरे गहरे या नॉर्मल व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है कि कोई भी उसको क्षमा कर दे। कोई क्षम्य नहीं है, कोई भी उसको क्षमा कर दे, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। उसको कौन? जो सम्राट है, यानी जो लीडर होगा, उस जो उसके तहत जो कानून के का संरक्षक होगा, है ना, किसी को तो कानून का संरक्षक बनाया जाएगा, संविधान का संरक्षक, वही, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, तो वो जो न्याय सुनाएगा वो मानना पड़ेगा। और अब ये कहता है कि अपराध करने के लिए भाई, अपराध करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि माना जाए कि भाई अपराध हुआ है। क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि अपराध हुआ है। तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो एक तो भाई किसी व्यक्ति का होना चाहिए, है ना, कोई ये नहीं कोई अदृश्य व्यक्ति, है ना, भूत प्रेत सा, और वो कुछ कांड करे जा रहा है, कांड करे, तो उसके लिए पहले एक बॉडी का होना जरूरी है, एक मानव का, जो जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, तो उसका होना भी जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए, है ना, जो वो काम को कर रहा हो, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, आपराधिक मन स्थिति, जिसकी स्थिति हो कि वो अपराध करेगा, मन से जिसका यही मंतव्य हो कि वो मतलब अपराध करेगा, या जिसका आशय ही यही हो कि वो अपराध करने के लिए आया हुआ है, जो मतलब इच्छा से किया गया हो, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा है आपराधिक कृत, कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसको लगता है कि ये गलत है, ये नियम और कानून के उल्लंघन है, हमारे देश के कानून के अलग विधान के उल्लंघन कर रहा है, या हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर वो क्या है? वो अपराध है। और ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति, और ऐसे काम जिससे समाज को क्षति पहुँचे, किसको क्षति पहुँचे? समाज को क्षति पहुँचे, तो वो क्या है? वो आपराधिक कार्य होगा, तो उसको क्या कहेंगे? वो अपराध के अंदर दायरे में माना जाएगा। जैसे और इसमें छोटी सी बात और देख लो, मार पीट कर ली जाए, यह भी अपराध है, ठीक है ना, किसी को मारा जाए, पीटा जाए, दंगा कर दिया जाए, है ना, दंगा हो जाता है, बलवा, दंगा, बलवा, है ना, लूट की जाए, लूट की जाए, और डकैती की जाए, डकैती की जाए। अब भाई देखो, लूट और डकैती में क्या फ़र्क है? उसमें भी लोगों को लूटते हैं, इसमें भी लोगों को लूटते हैं, तो इसमें एक कॉमन सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। लूट अगर 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो वो डकैती होती है, ठीक है, 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो वो क्या माना जाता है? डकैती। और 5 से कम व्यक्ति करते हैं तो वो क्या होता है? वो लूट मानी जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ धीरे धीरे, जहाँ से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आईपीसी बनाया गया, प्रथम विधि आयोग कब बनाया गया? प्रथम विधि आयोग कब बनाया गया? 1833 के एक्ट के तहत। कब बनाया गया? प्रथम विधि आयोग बनाया गया, प्रथम विधि आयोग बनाया गया 1833 चार्टर के तहत, प्रथम विधि आयोग। और इसकी स्थापना कब की गई? 1834 में, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे बेमिंगटन करके है, बेमिंगटन है, मैकाले, बेमिंगटन मैकाले थे। फिर इसके आगे 6 अक्टूबर 1960 को जो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी। किसको? प्रथम विधि आयोग को, ठीक है ना, या ये हमारे भारतीय दंड संहिता को मंजूरी दे दी, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रस्तुत किया गया?
ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। इन्हीं के समय में हुआ, किसके, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कब बना, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। लेकिन क्यों आया, क्योंकि 1857 में यानी 1 साल पहले लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। क्या बन के आए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, गवर्नर जनरल बन के आए, कौन, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 में क्या हुआ था, भारत में क्रांति हुई थी, याद ना, मंगलपुर, मेरठ बैरक, ये हुआ था। तो फिर 1 जनवरी 1962 को ये अधिनियम, ये नियम लागू किया गया। और ये नियम कहाँ लागू किया गया, पूरे भारत पर लागू किया गया। ये नियम कहाँ लागू किया गया, पूरे भारत पर लागू किया गया। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे क्या चलता था, वहाँ पे चलता था भैया रणधीर सिंह पेनल कोड, क्योंकि वहाँ का राजा था ये, और इसी के नियम कानून वहाँ जो बना के गया था वही चल रहे थे, क्योंकि भारत की तरह से संपूर्ण राज्य नहीं था। लेकिन ये चीज़ें कब बन गई, बदल गई, जब और ये जो 31 को भारत को राज्य में शामिल किया गया, ये किस में है, 5वीं अनुसूची में लिखा गया है, क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम हुए, कहाँ पे लिखा गया, हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में लिखा गया। तो इस अधिनियम के तहत हमने नया उसको फिर से राज्य, संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, जहाँ पे धारा 370 हटा दी और वहाँ पे IPC धारा लग गई। अब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें लगाते हैं, क्या, IPC। एक पाकिस्तान में भी IPC लगती है, क्योंकि आज़ादी से पहले ही था, तो यहाँ भी यही नियम माना जाता है, कौन सा, IPC का। और ऐसे कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, ये भी भारत का हिस्सा था कभी, फिर मलेशिया भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ भी IPC के नियम कानून ही चलते हैं, श्रीलंका, यहाँ भी IPC की धारा मानी जाती है, ठीक है ना। और कुछ और भी कंट्री हैं, जैसे म्यांमार, ब्रुनोई और सिंगापुर, ये देश हैं जहाँ पे IPC धारा अभी भी लगाई जाती है। और भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ बाद में लगी, जैसे कि पुद्दुचेरी, गोवा, दमन व दीव। अब भाई, अब ये बात होती कि तो भारत के हिस्से तो यहाँ पे क्यों नहीं लगी, क्योंकि अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग अंग्रेज से पहले आए और वो नहीं गए थे, वो बहुत बाद में गए, आज़ादी के बाद में भी गए। जैसे 1954 में यहाँ किसका, अंग्रेजों का नहीं, फ्रांसीसियों का शासन था। तो जब फ्रांसीसियों का शासन था तो यहाँ पे IPCC कैसे लग सकती थी। और 1961 और 62 में यहाँ पे किसका शासन था, पुर्तगाली का शासन था। किसका शासन था, पुर्तगाली का शासन था। कहाँ पे, गोवा में 1961 और दमन और दीव में 1962। तो जब ये दोनों 10 अक्टूबर 1963 में ये मतलब आज़ाद हो गए, उसके बाद 10 अक्टूबर 1963 को यहाँ तीनों जगह पे IPC की धारा यहाँ भी लागू कर दी गई। अब इंडियन पिनल कोड और भी है, करा ये तो मैंने पहले बता दिया, नियमों का समूह है, अपराधों की परिभाषा दी गई है, भाई कौन सा अपराध करोगे तो क्या दंड मिलेगा, इसमें यही दिया गया। उनके लिए अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं। जैसे कि टोटल कितने अध्याय हैं इसमें, किसमें, IPC में 23 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं, धाराएं जो हैं अभी 511 हैं। मूल धारा जो है
वो 488 है। और सबसे बड़ी धारा जो है 17 है। छोटी धारा जो है वो 23 है। अध्याय 26 में कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई, जैसे 5 का, 9 का, 20 का को जोड़ा गया। इन सबको मिला के ही ये बढ़ गए। और इसी तरीके से हम इसमें डिटेल में जाएंगे, हर एक धारा को, जो मेन धाराएं उनको पढ़ेंगे किस में क्या है। और भागों में कुछ बांट दिया गया, जैसे भाग 1 में इसको बांट दिया गया धारा 1 से 298 तक, और भाग 2 में बांट दिया गया इसको धारा 299 से 511 तक। ये सब इतना था इंडियन पिनल कोड क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और किसके तहत हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए। अब हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है। पहली धारा के बारे में बताया गया है, जिक्र किया गया। धारा 1 कह रहा संहिता का नाम। किसका? संहिता का नाम। इसका PDF नहीं मिल सकता, आपको डेली क्लास पढ़ना पड़ेगा। उसके प्रवर्तन का विस्तार क्षेत्र, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार क्या है? सभी भारत के राज्यों पर होगा। राज्य और भारत के सभी राज्यों पर होगा, ठीक है ना। प्रवर्तन का विस्तार, यानी इसका विस्तार कहाँ है? पूरे भारत में हर जगह लागू की जाएगी। क्या? ये संहिता। कौन सी संहिता? IPC। IPC कहना आसान है, भारतीय दंड संहिता कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए IPC ही कहेंगे बार बार, ठीक है ना। आप ध्यान रखने की, भारतीय दंड संहिता की बात हो रही। तो इस अधिनियम के तहत यही कहा जाता है कि ये पूरे भारत पे लागू होता है। कब से? शुरू से ही। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं था, लेकिन कब से होगा? 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू पे भी लागू हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। धारा 2। धारा 2 क्या कहता है? धारा 2 क्या कहेगा? धारा 2 कहता भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अब भारत के भीतर कोई अपराध किया गया है, उसको दंड देना है। कैसे देना है? भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन क्या होगा? दंडनीय होगा। कोई ऐसा काम करेगा जो नियम के, संविधान के उल्लंघन करेगा, तो वो भारत का व्यक्ति भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड पाएगा, अथवा नहीं। अथवा नहीं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके कार्य पे डिपेंड करेगा कि वो कृत्य कैसा किया है, उसने वो काम कैसा किया है, दंड के लायक किया है या नहीं, क्षमा के लायक किया, या सजा के लायक किया, या जुर्माने के लायक किया है, ठीक है ना। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारधारणीय अपराधों खंड। भारत से परे कोई कार्य कर दिया गया, भारत से बाहर कोई कार्य किया गया, भारत से परे कोई कार्य कर दिया गया, और वो व्यक्ति कहाँ का हो? व्यक्ति भारत का ही हो, व्यक्ति भारत का ही हो, और बाहर जाकर कोई दंड कर दिया, कोई अपराध कर दिया, और वो सोचे कि मैं तो इंडिया से बाहर कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर जाऊँगा तो मुझे सज़ा नहीं होगी, लेकिन नहीं, भारत के अंदर आएगा तो क्या होगा? उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि भारत के नियम में कैसा है? क्योंकि तुम भारत के नागरिक हो। मैंने बोला ना, किसी तीसरे व्यक्ति को अगर क्षति पहुंचती है आपके किए गए कार्यों से, तो फिर दिक्कत होगी। मान लो बाहर किसी को क्षति नहीं पहुंची, लेकिन क्या हुआ? आप बाहर गए और वहां भारत की इमेज क्या करिए? डाउन करके आ गए, तो आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। आपने कोई ऐसा काम किया विदेश में जो वहाँ की नज़र में नहीं है, लेकिन भारत की नज़र में दंड है, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगला है, जैसे कि इसमें भारत में कोई व्यक्ति है, जैसे वो विदेश में जाता है, व्यक्ति विदेश गया,
और वहाँ दूसरी शादी कर ली, भारत में एक कर रखी, वहाँ दूसरी शादी कर ली, तो विदेश में उस चीज़ के लिए दंड नहीं है, लेकिन भारत आएगा तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि भारत में एक ही शादी का प्रावधान है, एक ही विवाह का प्रावधान है, एक ही विवाह का प्रावधान है। भारत से बाहर किए गए जिन्हें आईपीसी के तहत दंडित संहिता का विस्तार। अब ये क्या चीज़ है भाई? अब ये चीज़ ये है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान से भारत के किसी नागरिक द्वारा, है ना, जैसे कोई जलयान, वायुयान हम लेके गए, ठीक है ना, और वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, यानी इंडिया का है, कहाँ का है, भारत का है, और हमने उस पर कोई क्राइम कर दिया, तब भी हमें धारा 4 के तहत क्या होगा, सज़ा दी जाएगी। कौन सी? वही हमारे इंडियन पिनल कोड के तहत जो भी उसकी सज़ा होगी वो उसके लिए अपराधी माना जाएगा। या फिर भारत का व्यक्ति भारत से परे किसी कंप्यूटर द्वारा साइबर क्राइम करता है, क्या करता है, साइबर क्राइम करता है, और बाहर है, ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति कहाँ है, भारत में है, वो रजिस्टर्ड है भारत में, यानी सब कुछ उसका डॉक्यूमेंट सारा प्रूफ कहाँ का है, भारत का है, तो फिर वो आईटी एक्ट 2000 के तहत 2000 के तहत क्या है, अपराधी है। आईटी एक्ट 2000 के तहत अपराधी है। कोई व्यक्ति साइबर क्राइम करता है, बाहर जाके किसी का सिस्टम हैक करता है या किसी की इन्फॉर्मेशन लीक करता है, और ऐसा कौन सा केस है, ऐसा एक केस है ईसोप केस। कौन सा? ईसोप केस। तो ये ध्यान रखेंगे। अगली है हमारी धारा 5, जो कि कह रहा है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना, इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना, अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, अब यहाँ तो ये फेल हो गया, ये आईपीसी कह रहे हो कि आप यहाँ लगेगा ही नहीं, तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ। आर्मी एक्ट, इसमें आईपीसी नहीं लगेगा, आर्मी एक्ट लगेगा। नेवी एक्ट, मार्शियल लॉ, एक्ट ऑफ स्टेट, यहाँ पे आईपीसी आपकी काम नहीं करती, यहाँ पे इनका अपना नियम कानून करेगा। किसके लिए? सैनिकों के लिए, अफसरों के लिए, चाहे वो वायु सैनिक हो चाहे वो नौ सैनिक हो, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई भी काम करेंगे गलत या नियम के उल्लंघन करेंगे तो सज़ा इनको भी है, बशर्ते ये है कि वो आईपीसी के द्वारा नहीं दी जाएगी, वो आर्मी कोर्ट करेगा, ठीक है ना, कोर्ट मार्शल जो होता है वो करेगा, ठीक है ना, कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे इनकी क्या होगी, वहाँ पे इनकी देख रेख में वहाँ पे इनका केस जो है चलाया जाएगा, जिसको बोलते हैं सैनिक न्यायालय, ठीक है ना। और सेवा अधिनियम, सैनिक न्यायालय सेवा अधिनियम 1950। तो यहाँ तक था धारा 5 तक जो हमने आज पढ़ा, और इस उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, और आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अगली क्लास हम जल्द ही लेकर आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अभी यूपी पुलिस और एसआई से रिलेटेड और यूपी पैट से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी क्लासेज और भी लेके आना हूँ, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।